Hi everyone, in this video lecture we will talk about the pathogenesis of bacteria. Pathogenesis क्या होती है? Pathogenesis is a mechanism by which a bacteria or microorganism cause the disease. So ये एक ह्यूमन सेल है जो कि दिखाया गया और यहाँ पर जो बैक्टीरिया भी कुछ नजर आ रहे हैं जो कि इन्वेड भी कर रहे हैं और कॉलोनाइज भी कर रहे हैं और अफेक्ट भी कर रहे हैं। तो हम आगे चल के देखते हैं कि व्हाट इज पैथोजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज पैथोजन इफ इट इज एबल टू कॉज डिजीज। यानी पैथोजन क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकता है। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज नहीं करता, कुछ हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें पैथोजन कहते हैं। फिर है पैथोजेनिसिटी, एबिलिटी ऑफ माइक्रोब टू कॉज डिजीज। सो कितनी पैथोजेनिसिटी है उसके माइक्रोब के अंदर, कितनी उसके अंदर एबिलिटी है टू कॉज डिजीज, कॉल्ड द पैथोजेनिसिटी। विरुलेंस क्या होता है? विरुलेंस इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द पैथोजेनेसिस। कोई ऑर्गेनिज्म कितना विरुलेंट है, तो क्वांटिटेटिव मेजर है कि पैथोजेनिसिटी का, उसे कहते हैं विरुलेंस। देन है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि एक नॉर्मल हेल्दी या इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन में जिसकी इम्यूनिटी ठीक होती है उसमें डिजीज कॉज नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म होस्ट है या इंसान है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, तो जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा है वो भी क्या करता है कि वो यूजली तो वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के केस में जो वो है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन सकता है। जैसे उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो वो पैथोजन बन जाता है। व्हेन अ माइक्रोब ओवरपावर द होस्ट डिफेंस, डिजीज रिजल्ट। जब तक होस्ट का डिफेंस ठीक है, माइक्रोब डिजीज कॉज नहीं कर सकता। एज सून एज द माइक्रोब जो है ओवरपावर कर लेगा तो डिजीज कॉज हो जाएगी। देन है माइक्रोबियल मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिसिटी। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि बता रहा है कि जितना भी पूरा मैकेनिज्म है वो क्या है। सबसे पहले है पोर्टर ऑफ एंट्री, यानी कहाँ कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एंटर हो सकता है, उसकी एक्सेस कहाँ कहाँ है। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जीआई ट्रैक आ गया, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक आ गया, कंजक्टिवा आ गया। ये जो ट्रैक्स है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रोवाइड करते हैं। देन है स्किन, स्किन के थ्रू भी एंटर हो सकता है। पेरेंट्रल रूट है, पेरेंट्रल रूट होता है कि जब स्किन में कट लग जाता है तो वहां से जब बैक्टीरिया एंटर हो, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरेंट्रल रूट। सेकंड चीज है नंबर ऑफ इन्वेटिंग माइक्रोब्स। कितने नंबर ऑफ इन्वेटिंग माइक्रोब्स आ रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स उतनी ही वो डिजीज कॉज करेगा। और उसके अलावा एडहेरेंस, एडहेरेंस होता है कि अटैचमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ सरफेस। सो जब भी बैक्टीरिया आकर इन्फेक्ट करता है किसी भी होस्ट को, तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपने आप को अटैच कराता है या अडहेयर कराता है। उस मैकेनिज्म को कहते हैं अडहेरेंस। फिर आ जाता है पेनिट्रेशन और इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंस। फिर जो बैक्टीरिया है वो जब अटैच भी हो गया, उसके बाद उसका अगला काम ये होता है कि वो होस्ट के डिफेंस सिस्टम से खुद को बचाए। वो कैसे बचाएगा? उसके पास कुछ चीजें होती हैं, कैप्सूल होते हैं जिसके थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सेल वॉल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम चल के डिटेल में देखेंगे। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसे वो डिफेंस के तौर पे यूज करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब बैक्टीरिया जो है वो होस्ट डिफेंस को ओवर पावर करने में कामयाब हो जाता है, फिर वो क्या करता है? होस्ट सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। कैसे? या तो डायरेक्टली होस्ट के सेल्स को डैमेज करेगा या फिर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जिसमें एक्सोटॉक्सिन आते हैं और एंडोटॉक्सिन आते हैं। और ये वो मैकेनिज्म है ये जिसे हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज करता है। देन पोर्टल ऑफ एंट्री, कहाँ कहाँ से एंटर हो सकता है? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? एन एपिथेलियल टिश्यू व्हिच सीक्रेट म्यूकस एंड लाइंस मेनी बॉडी कैविटीज एंड ट्यूबुलर ऑर्गन्स। सो म्यूकस क्या होता, म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होती है? ये बनते तो एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये ऐसे एपिथेलियल सेल होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो ये हमारी बॉडी की बहुत सारी कैविटीज होती हैं जिन्हें ये लाइन कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये लाइनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इनके अंदर ये जो है वो लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है जिसमें नेजल कैविटी आ जाती है, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स आ जाते हैं। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है जहाँ माउथ से शुरू होता है और एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फिर हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम आ जाता है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूट्रस एंड अदर जेनिटल एरियाज।
फिर है कंजक्टिवा जो हमारी आई के अंदर होता है, कंजक्टिवा। और उसके अलावा स्किन हो गया, स्किन के अंदर हमारे पास हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं जहाँ से बैक्टीरिया जो एंटर हो सकता है, स्वेट ग्लैंड डक्ट्स जो होती हैं वहाँ से भी एंटर हो सकता है। फिर है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट क्या होता है, इसमें भी आती तो स्किन ही है, बट जब माइक्रोब जो है डिपॉजिट होंगे व्हेन बैरियर आर पेनिट्रेटेड थ्रू पंक्चर्स, वोन्स एंड बाइट्स। तो जब स्किन को, या तो स्किन को कट लग जाएगा या कोई जख्म हो जाएगा या फिर कोई डॉग वगैरह बाइट करेंगे, तब क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सेस मिल जाएगी। um, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री है, इट इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Now in this table we will see the different portal of entries और उनके पैथोजेंस, वो कौन से पैथोजन है जो इन एंट्री से एंटर होके कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी ट्रैक के, हम देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि निमोनिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर होकर टीबी कॉज करता है, ब्रोडेटेला पर्टुसिस जो है वोपिंग काफी काली खांसी कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इन्फ्लुएंजा या फ्लू कॉज कर रहा है, रुबेला वायरस जो मीजल या खसरा कॉज करते हैं, एप्सन वार वायरस जो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है, वेरिसेलोस जोस्टर वायरस जो कि चिकन पॉक्स कॉज करता है, जो कि जिसे लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं। देन जीआईटी ट्रैक से शिगेला जो कि बेसिलरी डायसेंट्री या शिजेलोसिस कॉज करता है, और विब्रियो कॉलरा जो है वो कॉलरा कॉज करता है जो कि हैजा कहते हैं, साल्मोनेला इंटेरिका जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो हेपेटाइटिस ए कॉज करता है। देन जो नेक्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्रीज है उसमें जेनिटो यूरिनरी ट्रैक आ जाता है, और उसके अलावा स्किन और पेरेंटल रूट आ जाते हैं। जेनिटो यूरिनरी जो सेक्शुअल ट्रांसमिशन है उनमें ट्रेपोनेमा पैलिडम जो कि सिफिलिस कॉज कर रहा है, नेजेरिया गोनोरी जो है गोनोरिया कॉज कर रहा है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो जेनिटल हर्पीस कॉज करता है, एचआईवी जो है एड्स कॉज करता है, इसका कैंडिडा एल्बिकम जो है कैंडिडियासिस कॉज करता है। ये सारी एसटीडीज हैं। देन स्किन एंड पेरेंटल रूट के थ्रू जो है हो रही है। देन क्लोस्ट्रीडियम टेटना है जो टेटनस कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस है जो गैस गैंग्रीन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum जो बोtulism कॉज करता है, एचआईवी वायरस एड्स कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, रेबीज वायरस रेबीज कॉज करता है, और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। When the number of invading microbes, जितने ज़्यादा invading microbes होंगे उतना ही disease के chances बढ़ जाएंगे। The likelihood of disease development increases as the number of invading microbes increases। ठीक है, अब इसमें आ जाता है infectious dose और lethal dose, ID50 और LD50। infectious dose होती है कि dose required to infect the 50% of the test population। So जो हमारे पास test population होगी 50% population को जो अफेक्ट करने के लिए जो डोज होगी उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डोज। इसी तरह 50% टेस्ट पॉपुलेशन को किल करने के लिए जो डोज रिक्वायर होगी उसे कहते हैं लीथल डोज। बॉटुलिज्म टॉक्सिन की जो 0.03 नैनोग्राम पर केजी के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट चाहिए उसकी कंसंट्रेशन, ताकि वो किल कर सके जो भी ऑर्गेनिज्म है बॉटल। और उसके अलावा शीगा टॉक्सिन जो है वो 215 नैनोग्राम पर केजी के हिसाब से रिक्वायर, और जो स्टेफ्लोकोकल टॉक्सिन है वो 1350 नैनोग्राम पर केजी के हिसाब से रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि सबसे जो कम डोज है 0.03 नैनोग्राम वो है बॉटुलिज्म टॉक्सिन की, यानी वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में चाहिए डिजीज या बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सो इट इज द मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन अमंग द अदर्स। नेक्स्ट इज एडहेरेंस और अटैचमेंट, किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो किसी भी सेल की सरफेस पे अटैच होता है। तो उसके अंदर आ जाता है कि ये एक होस्ट सेल है और ये उसका रिसेप्टर है, और यहाँ पे आगे एडहेसिव जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो आकर अटैच हो रही हैं। यहाँ पे भी एपिथेलियल सेल है और ये बैक्टीरिया है, ये एपिथेलियल सेल के रिसेप्टर पे फिम्ब्रिया के थ्रू अटैच हो रहा है। यहाँ पे भी जो माइक्रोब है वो जो एडहेसिव के साथ मिलकर अटैच हो रहा है रिसेप्टर पे। सो अटैचमेंट के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक तो जिस सरफेस पे अटैच हो रहा है उसके पास रिसेप्टर होने चाहिए, और दूसरा जो बैक्टीरिया है उसके अपने पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके थ्रू अटैच हो सके, जिसमें आ जाता है कैप्सूल, ग्लाइकोकेलिक्स, फिम्ब्रिया और फ्लैजेला। डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोबियल एडहेसिव प्रोटीन्स एंड होस्ट सेल रिसेप्टर प्रोटीन्स।
एडहेसिव प्रोटीन में ये सारी आ जाती हैं। सरफेस मॉलिक्यूल ऑन अ पैथोजन कॉल्ड एडहेसिव or ligands bind specifically to complementary surface receptor on cell of certain host tissue. Then हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है दैट इज पेनिट्रेशन एंड इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंस। सो हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके थ्रू वो होस्ट को इवेड कर सकता है या उसके डिफेंस मैकेनिज्म को इवेड कर सकता है। सबसे पहली चीज़ है फेगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करने के लिए कैप्सूल हम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के पास, वो अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म जिनके पास कैप्सूल हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड क्लेब्सिएला नमूनी। सो कैप्सूल क्या करता है? ये बैक्टीरिया है और ये इसके अराउंड जो है ना वो उस ट्रेनिंग से हमें नजर आया हुआ कैप्सूल। बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है वो उसकी पैथोजेनिसिटी में बहुत हेल्प करती है क्योंकि जो होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म है उससे बचाती है थ्रू प्रिवेंशन ऑफ द फेगोसाइटोसिस और इसके अलावा अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है। देन हम बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या होता है? जिस तरह से हमारे जो टीथ है वो उनके ऊपर समटाइम्स स्लाइमी सी लेयर बन जाती है। सो वो होती है फिल्म या बायोफिल्म। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अपनी सबसे पहले तो कॉलोनी का थोड़ा सा स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं एक ऐसा मटेरियल सीक्रेट करते हैं जो स्लाइमी सा होता है। उसका फायदा ये होता है कि वो जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसके अलावा अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है टू द सरफेस। अब यहाँ पे बैक्टीरिया काफी सारे इन्होंने ये जो बायोफिल्म के बनाकर यहाँ पर टीथ के ऊपर अटैच हो गए हैं। Biofilms are another type of substrate for attachment for microbes in direct interaction between microbe and host. Bacteria adhere to the host cell surface and secrete sticky glycocalyx to which more microbes can attach. इसका फायदा ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ये बायोफिल्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर बैक्टीरिया, डेंटल प्लाग्स में प्रेजेंट होती है और बायोफिल्म आर एस्टिमेटेड टू बी इन्वॉल्व इन 65% ऑफ ऑल द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस। फिर आ जाता है हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इसकी पैथोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बैक्टीरिया जो सिक्रेट करता है एंजाइम ताकि वो होस्ट को डैमेज कर सके। अब उस एंजाइम में क्या होता है कि many pathogens secrete enzyme that contribute to their pathogenicity, increase virulence through enzyme. एंजाइम फेगोसाइटोसिस को भी प्रिवेंट करते हैं और these enzymes includes coagulase, kinase, hyaluronidase, collagenase, IgE protease and hemolysin. सबसे पहले हम देखते हैं कि कोएगुलेज का क्या फंक्शन है। कोएगुलेज क्या करता है कि जो ब्लड में फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होती है जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसे फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। जब वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्लॉट बन जाएगा बैक्टीरिया के अराउंड। तो बैक्टीरिया को जो है ना वो फेगोसाइटोसिस, जिस तरह आप अपने इर्द गिर्द दीवार बना लेते हैं ताकि बाहर वालों से प्रोटेक्ट हो जाए, इसी तरह ये भी अपने इर्द गिर्द क्लॉट बना लेता है सो दैट फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट कर सके। फिर है काइनेसिस। काइनेसिस क्या करते हैं? इन्हीं फिब्रिन क्लॉट को ब्रेक करते हैं जो कि बने होते हैं। उससे क्या करते हैं कि जो स्प्रेड अपने आप को दूसरे एरिया में स्प्रेड करवाते हैं। अलाउ बैक्टीरिया टू स्प्रेड थ्रू टिश्यूज। इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड स्टेफाइलोकाइनेज। फिर है हाइलुरोनिडेज। जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। जब उसे ब्रेक किया जाएगा तो जो टिश्यू की परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो बैक्टीरिया है वो परमिएबल हो जाएगा और स्प्रेड करेगा। कोलेजिनेज एज द नेम इंडिकेट कोलेजन को ब्रेक डाउन करेगा। जब कोलेजन ब्रेक होगा तो होस्ट बैक्टीरिया को हेल्प मिलेगी कि वो डीपर टिश्यू में जा सके यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन तक भी जा सकता है। देन है आईजीए प्रोटीएज। एज वी नो कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो जो बैक्टीरिया होंगे अगर उसके पास आईजीए प्रोटीएज होगा तो वो क्या करेंगी? इन आईजीए को किल कर देंगी तो फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से आराम से क्रॉस हो सकेंगे। evade the immune defense in respiratory and genitourinary tracts। फिर हेमोलाइसिन एज अ नेम इंडिकेट्स ये आरबीसीज को किल करते हैं। लाइज द आरबीसीज रिलीज आयरन एंड न्यूट्रिएंट्स आल्सो डैमेज द होस्ट मेम्ब्रेन। ये आरबीसी को लाइज इसलिए करते हैं ताकि आयरन ले सके, न्यूट्रिएंट ले सके, इन टर्न जो है वो होस्ट के सेल्स को डैमेज करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सेल वॉल कंपोनेंट यानी बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि उसे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले माइकोलिक एसिड हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस में।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके पास माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि उसे फेगोसाइट से प्रिवेंट करता है। और ये क्या करते हैं कि फेगोसाइट क्योंकि इनको खा नहीं सकते ड्यू टू द हाई माइकोलिक एसिड, तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया जो है फेगोसाइट के अंदर ही रहना शुरू कर देते हैं। Mycolic acid of Mycobacterium tuberculosis resists the digestion by phagocytes. Mycobacterium then grow inside the phagocyte. फिर हमारे पास आ जाती है एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनीज। ये स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनीज है और उसके पास जो है ये एक एम प्रोटीन है, ये जो ग्रीन कलर में है। इसका फायदा ये है कि हीट और एसिड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि समटाइम जो है ना जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने के लिए हीट प्रोवाइड की जाती है या एसिड ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उन दोनों से इसको बचाती है। मेडिएट द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियम टू द एपिथेलियल सेल, ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है और फेगोसाइटोसिस को भी प्रिवेंट करते हैं। देन होस्ट के सेल को कैसे डैमेज किया जाता है, या तो डायरेक्ट डैमेज होगा जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी, यानी बैक्टीरिया जब होस्ट सेल के अंदर जाएगा, जाते वक्त जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करता हुआ जाएगा क्योंकि उसने उसके अंदर एंटर होना है। फिर है बैक्टीरियल वेस्ट प्रोडक्ट्स। बैक्टीरिया ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो कि होस्ट के सेल को डैमेज कर सकते हैं, होस्ट सेल को रप्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है होस्ट सेल के अंदर जाके इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है कि एक वक्त आता है कि बैक्टीरिया जो है वो होस्ट सेल को लाइज कर देता है। देन टॉक्सिन प्रिवेंशन प्रोडक्शन। टॉक्सिन प्रोडक्शन में क्या आता है हमारे पास, टॉक्सिन प्रोडक्शन में आ जाते हैं जी एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, एक्सोटॉक्सिन होते हैं कि जो बैक्टीरिया टॉक्सिन को आउटसाइड द बॉडी सिक्रीट करता है, जबकि एंडोटॉक्सिन होते हैं वो सेल वॉल का पार्ट होते हैं। एक्सोटॉक्सिन सिक्रेटेड आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब ये ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। एंडोटॉक्सिन जो है वो सेल वॉल का पार्ट होते हैं और ये जो है क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन सेल वॉल का पार्ट होते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सोटॉक्सिन के हम डिटेल देख लेते हैं। व्हाट इज एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन तीन टाइप के होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो सिक्रीट करके आउटसाइड द एनवायरनमेंट में भेजता है, तो साइटोटॉक्सिन भी हो सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिन और इंटेरोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन जो है कोई ना कोई सेल्स होंगे उन्हें डैमेज करेंगे, न्यूरोटॉक्सिन जो है वो न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे, इंटेरोटॉक्सिन जो इंटेस्टाइन को डैमेज करेंगे। साइटोटॉक्सिन किल होस्ट सेल बाय डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन सिंथेसिस। ये दोनों मैकेनिज्म जब ये अडॉप्ट करेगा तो ये क्या करेगा, सेल को डैमेज करेगा। न्यूरोटॉक्सिन इंटरफेयर विद नॉर्मल न्यूरल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। और इंटेरोटॉक्सिन जो है वो क्या करेंगे, इंटेरोसाइट्स होते हैं इंटेस्टाइन के सेल्स, इसी तरह इंटेरोटॉक्सिन होते हैं ऐसे टॉक्सिन जो कि टारगेट करते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोजा को। दे ऑल्टर द आयन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉजिंग द डायरिया। अब साइटोटॉक्सिन की दो एग्जांपल हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन और स्ट्रेप्टोलाइसिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या करता है, इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। स्ट्रेप्टोलाइसिन जो है वो क्या करेगा कि वो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनीज होते हैं इसके एग्जांपल, और जो है ये आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को लाइज करते हैं। और फिर न्यूरोटॉक्सिन में दो एग्जांपल हैं, बॉtulinum टॉक्सिन टेटनोस्पाज्मिन, इंटेरोटॉक्सिन की कोलेरा टॉक्सिन एंड ई कोलाई की जो टॉक्सिन है वो इंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई और इंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई है। ये हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे ये सब टॉक्सिन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्नो स्पाज्मिन टॉक्सिन कैसे पैथोजेनिक होता है, क्या कॉज करता है। टेक्नो जो स्पाज्मिन है ये रिलीज किया जाता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटना, एक बैक्टीरिया है उससे। ये क्या करता है, ये आकर जो है न्यूरॉन की ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बाइंड कर देता है। जब यहाँ पे बाइंड करेगा तो इसका मतलब है कि जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स है वो रिलीज नहीं होंगे, ये इनका रिश्ते को ब्लॉक कर देगा, और ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये फिर कंटिन्यूसली निकलते जाएंगे क्योंकि इनहिबिटरी को टेटनोस्पाज्मिन ने ब्लॉक कर दिया। इससे होगा क्या कि मसल्स या जो भी है न्यूरॉन्स की तरफ से एक्साइटेटरी सिग्नल्स इतने आ रहे होंगे कि मसल बॉडी सारी की सारी जो है वो स्पाज्म में चली जाएगी, अकड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि बहुत ही सिवियर डिजीज कॉज होगी जिसे कहते हैं टेटनस। फिर है बॉटुलिनम टॉक्सिन कैसे करता है, बॉटुलिनम क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि
एसिटाइल कोलिन जो है वो इसको यहाँ पे रिलीज ही नहीं होने देता। जब जो है यहाँ से रिलीज नहीं होगा न्यूरॉन से और मसल तक नहीं पहुंचेगा तो कैसे मसल जो है वो स्टिमुलेट होगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन ही उसकी स्टिमुलेशन करता है, वही बंद हो जाएगा तो फिर मसल को सिग्नल नहीं मिलेंगे, मसल पैरालिसिस में चला जाएगा। तो जो बोtulinum टॉक्सिन है वो जो है पैरालिसिस कॉज करता है बिकॉज ऑफ नो स्टिमुलेशन टू द मसल। कॉलरा टॉक्सिन क्या करता है, विब्रियो कॉलरा जो है ये टॉक्सिन जाके जी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, देन फिर क्या होता है एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है और सीएमपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा फिर उसकी वजह से क्या होता है क्लोराइड चैनल और सोडियम चैनल सारे ओपन हो जाते हैं और जो है एंटेरोसाइट से ये इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाते हैं, वाटर भी बाहर जाता है, जैसे कि हमें डायरिया में नजर आता है। फिर एंटेरोहेमोरेजिक ई कोलाई किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इंटेरोहेमोरेजिक ई कोलाई ये शिगर टॉक्सिन की तरह होता है, ये आता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ राइबोसोम्स एज वी नो के प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम की असेंबली को ये रोक देता है। जब ये असेंबल ही नहीं होंगे तो राइबोसोम फिर प्रोटीन कैसे बनाएंगे, जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो सेल क्या होगा, सेल अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। फिर है एंडोटॉक्सिन, इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल वॉल। तो ये जो है हमें नजर आ रहा है कि ग्राम नेगेटिव की वॉल है जिसके अंदर ये एंडोटॉक्सिन नजर आ रहा है। एंडोटॉक्सिन के स्ट्रक्चर में ये ओ एंटीजन होता है, कोर ओलिगोसैकेराइड और लिपिड पोर्शन होता है। एलपीएस इसे ओवरऑल कहते हैं एलपीएस, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है, ये एलपीएस का स्ट्रक्चर है। एलपीएस के स्ट्रक्चर में ओ एंटीजन आता है और लिपिड ए आता है। जो लिपिड ए है ये वाला जो पार्ट है दैट इज टॉक्सिन पोर्शन ऑफ द एलपीएस, ये टॉक्सिक होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर दैट इज एसोसिएटेड विद मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अब हम देखते हैं कैसे एंडोटॉक्सिन जो है वो फीवर कॉज करता है। फीवर और सेप्टिक शॉक कैसे एंडोटॉक्सिन कॉज करता है, ये जो मैक्रोफेज है इसने जो है ना ग्राम नेगेटिव को इनगल्फ कर दिया। अब मैक्रोफेज इंजेस्ट अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, जब इंजेस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को किल करेगा, जब किल करेगा तो क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट्स रिलीज होंगी। द बैक्टीरियम इज डिग्रेडेड इनटू वैक्यूल releasing the endotoxin that induce the macrophage to produce cytokines interleukin 1 and TNF alpha। तो जब ये बैक्टीरिया को ये मैक्रोफेज डाइजेस्ट करेगा तो अपने अंदर से जो है वो एंडोटॉक्सिन को रिलीज करेगा जो कि कुछ साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन और टीएनएफ अल्फा प्रोड्यूस करेगा जो कि ब्लड के अंदर जाएगा। द साइटोकाइन आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय मैक्रोफेजेस थ्रू व्हिच दे ट्रेवल टू द हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस में जब जाएंगे तो फिर क्या करें, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करेंगे जो कि फीवर कॉज करेगा। द साइटोकाइंस इंड्यूस द hypothalamus to produce prostaglandin which reset the body's thermostat to a higher temperature for days। That's how the जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो फीवर एंड सेप्टिक शॉक वगैरह कॉज करती हैं। So from this I will end up the lecture of the pathogenesis of bacteria। Thank you for listening।